जय हिंद। वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8वीं इतिहास की किताब को, जिसका पहला अध्याय आपके सामने है, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, अगर आप 8th क्लास में आ चुके हैं, और नहीं भी आए हैं तो कुछ ही दिनों में आ भी जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, क्लास 7 पास आपने कर ली होगी। ठीक है। तो और क्योंकि हम टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है, ये वीडियोस उनके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और उसके अंदर हमने क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री की कुछ और चीज़ों को हम इसमें जानने वाले हैं, और अब क्लास 8 के लेवल से हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। कि हिस्ट्री के अंदर जो है, ये जो इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं, इतना समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है तारीखें। उसी को याद करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई अब डेट्स कैसे याद करेंगे। क्या सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं? क्या सभी डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, या किस तरह की तारीख जो है वो इंपॉर्टेंट होती है? ठीक है, तो हम इसको ही यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। एक तरह का इंट्रो होने वाला है इसमें, और कुछ फिर आप नई चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से सीखेंगे। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर जरूर करिए, और कमेंट करके जरूर बताया बताया करिए आपकी आपको वीडियो कैसे लगी। अगर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो ऑब्वियस सी बात है, हम वो ज़रूर करेंगे। आपके सजेशंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप देते हैं तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और कुछ नहीं, बाकी आप करेंगे तो अच्छा लगेगा हमारे को, और वो फ्री भी है। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा अगर आपने करने का प्लान बना लिया है तो चलिए हम शुरू करते हैं। कैसे, कब और कहाँ, जो कि कक्षा 8वीं इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 है। यहाँ पर एक फोटो है, यहाँ पर देखो। ठीक है। इसके बारे में है, ब्राह्मण ब्रिटेनियों को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। ब्राह्मण जो है वो ब्रिटेन को, ब्रिटेनिया बोले तो जो ब्रिटेन की स्त्रियां हैं, नारी है, उसको क्या कर रहे हैं, एक शास्त्र जो है वो भेंट कर रहे हैं, उपहार के स्वरूप दिया जा रहा है। ठीक है। और क्या कहा जा रहा है इनके बारे में, कि जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र है। ये 1782 में बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। तो देखो, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 1 नंबर का आपका सवाल है। रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसने सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छा पूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। मतलब भारतीय जो है अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ब्रिटेन की जो सत्ता है ना, उसको अपनाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो इस इमेज में दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है। तो 1 नंबर का आपका सवाल था रेल से रिलेटेड, कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसको भारत का नक्शा बनाने को सौंपा था। और रॉबर्ट क्लाइव का नाम भी आप आगे पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बहुत ही मजेदार चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं, आप और मैं दोनों के दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब देखो, इतिहास के अंदर सबसे बड़ा लोचा जो है ना, वो डेट्स का ही है, कि किस दिन क्या हुआ था। अब देखो, हर दिन तो कुछ ना कुछ हुआ है, हर बीता दिन इतिहास होता है। ठीक है। लेकिन हर वो दिन इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसको इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाए। जिस दिन कुछ बड़ा घटित हुआ हो, जिस दिन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हों, है ना, केवल वही चीजें जो हैं वो इतिहास में दर्ज की जाती हैं। और मिलती कहाँ से, उन्हीं चीजों को हम इसमें समझने वाले हैं। तो सवाल जो है टेट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से बन जाते हैं, और बहुत बारीकी से वो पूछते हैं। इसलिए आपका जो पहला काम है वो यही है कि आप चीजों को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। पर्याय मतलब, इतिहास का मतलब ही हो गया कि भैया डेट्स, ओनली तारीख, है ना। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, है ना। आप लोग भी बोलते होंगे, यार हिस्ट्री यार सर दर्द, एकदम समझ नहीं आता, है ना, एकदम बोरिंग, है ना, बस तारीखें रटते जाओ रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखो, यह धारणा सही नहीं है, बोरिंग नहीं है ये। हर एक विषय जो है ना, अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण होता है और अपने आप की ही तरह रहता है। वो आपको उसकी तरह बनना है, ना कि वो आपकी तरह बनेगा। ठीक है, इतिहास को समझने के लिए आपको उन चीजों को उस टाइम में जाना पड़ेगा, तब आप ज्यादा समझ पाएंगे। और एक बोझ की तरह समझेंगे तो फिर तो मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी कुछ जो है ऑब्वियस सी बात है बोझ ही है ना। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। जो अलग अलग चेंजेस आए हैं हमारे पुराने टाइम में, उसी को हम इतिहास बोलते हैं ना। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह से की थी और उनमें क्या बदलाव आए। ये बेसिकली इतिहास का मतलब हो गया कि अतीत में यानी कि पुराने जमाने में, पुराने समय में जो चीजें की गई हैं वो किस तरह से की गई है और क्या चेंजेस आए पहले में और अभी में, है ना। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि हम बोलते हैं कि पहले और बाद में। मतलब देखो, सबसे पहले जो आग का आविष्कार हुआ था, है ना, जब आदिवासियों ने आग का आविष्कार किया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो जिस प्रकार से आग का इस्तेमाल कर रहे थे हम वैसा नहीं करते हैं, है ना। वो जैसे खाना बनाया करते थे, जैसे आप लोगों ने चूल्हे पे खाना बनते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आज हर घरों में चूल्हे पे ही खाना बनता है? जी बिल्कुल नहीं, है ना। चेंज आ गया ना यहाँ पर। तो ये जो पहले ऐसे बनता था, अब ऐसे बनता है। आपके भी माता पिता बोलते होंगे कि यार जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, जब हम बच्चे थे, जब हम पढ़ने जाते थे तो हम भी नदी पार करके जाते थे, पहाड़ चढ़ के जाते थे, ऐसे जाते थे, वैसे जाते थे। क्या अब वो जाएंगे? या क्या अब नदी पार करके आप स्कूल जाओगे? जी बिल्कुल नहीं। चेंज आ गया है सारी चीजों में, है ना। तैर करके स्कूल जाओगे? जी बिल्कुल नहीं, है ना। अगर पानी भर गया तो स्कूल ही बंद हो जाते, तो फिर जाने की जरूरत ही क्या है। तो ये जो पहले और बाद में हम तुलना कर पा रहे हैं ना, ये अतीत की ही वजह से हम तुलना कर पा रहे हैं। ठीक है। तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें अपने अतीत के बारे में बताते हैं, इतिहास के बारे में, जिसको आप अभी के टाइम से क्या करते हो, कंपेयर कर सकते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, है ना। हम चीजों को स्वाभाविक मान करके चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, अचानक कुछ सडन कुछ चेंज हो जाता है, हम कहते हैं भाई ये कैसे हो गया, है ना। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ था। अब देखो, ये आम बात है, शायद आप भी पीते होंगे, है ना। आपके घर में भी पीते होंगे, आसपास भी पीते होंगे, लेकिन सवाल ये आना चाहिए कि यार ये चाय स्टार्टिंग से पीते हैं क्या, है ना। क्या आरंभिक मानव ने ही चाय पीना शुरू कर दिया था कि यार सब कुछ छोड़ो पहले चाय लाओ हमारे पास, है ना कभी तो शुरू हुआ होगा ना। और देखो, जैसे रेलगाड़ी की खिड़की के बाहर झांकते हुए आपने, आपके जहन में यह सवाल उठा होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। भाई हमेशा से आज आपके आसपास रेलवे है ना। तो आपके लिए आम बात है, एक नई ट्रेन, नई गाड़ी या कोई नया प्लेटफॉर्म बन जाना, वो आम बात हो गया है। लेकिन सवाल ये आना चाहिए कि ये सब शुरू कब हुआ। कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा, और जब शुरू हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आज की तरह नहीं होगा। जैसे आज आप इतना एडवांस रेलवे लाइन देख रहे हैं, शायद ऐसा ना हो, है ना। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे करते थे? अब तो आज तो रेलगाड़ी, आपको कहीं जाना होता फटाक से चले जाते हो, टिकट बुक करी चले गए। लेकिन रेलगाड़ी के आने से पहले भाई वो कैसे करते होंगे यात्रा? सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को इन चीज़ों की जानकारी भाई कैसे मिलती थी। आज आप जो है अखबार खोलते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं, रेडियो सुनते हैं, और आपको जगह जगह की जानकारी मिल जाती है। ठीक है। तो उस जमाने में, आज से 500 साल पहले, आज से 2000 साल पहले, जब ये प्रिंट मीडिया, ये विजुअल मीडिया नहीं था, भाई तब कैसे पता चलता होगा उनको कि यार क्या चल रहा है? तब तो लोग ही बताते होंगे ना, है ना। ये सारे सवाल अगर आपके जहन में उठ रहे हैं ना, तब इतिहास पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए भी कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते कि हाँ इस दिन आकर के सिचुएट हो गए थे, इस दिन आकर के ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे होता है। ठीक है।
राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है, प्रॉपर नहीं है, क्योंकि एक जगह बदलाव नहीं आए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती है, एक लंबा टाइम पीरियड लगता है इस सबको चेंज होने में, बदलने में, होने में। ठीक है, ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात नहीं कर सकते, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। जैसे कि अगर आप कोई चीज करने लगे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको आपके लिए उस वक्त वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, या आपके लिए रहा होगा, लोगों के लिए नहीं रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे उस काम से जब चेंजेस आने शुरू हुए तो लोगों ने उसको याद रखा कि यार ये चेंज आ रहा है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपने 3 मार्च 2023 को कुछ काम करना शुरू किया, जिसका चेंज लोगों को अगले 2 साल बाद दिखा। ठीक है, और जान लेते हैं कि अप्रैल के 2025 में दिखा। ठीक है, 1 अप्रैल के। अब आपके लिए तो ये चीज यहाँ से शुरू हो गई, लेकिन उसमें जो चेंजेस आए हैं वो बेसिकली यहाँ से आना शुरू हुए। तो इतिहास के अंदर ये जो टाइम पीरियड है बीच में, इसके हर दिन की कहानी आपको आप थोड़ी बता पाओगे कि हर दिन क्या घटित हुआ है, आपने कैसे कैसे हर दिन अचीव किया है, और आप बता भी नहीं पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, हर दिन का हर समय का तो किसी को याद नहीं होता। सेम उसी की बात हो रही है इसके अंदर, है ना। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़कर क्यों देखते हैं, ये सवाल आ रहा है कि जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो फिर इतिहास को आप डेट से क्यों जोड़ देते हो। इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों से ही इतिहास बनता था, है ना, कि बड़ी बड़ी घटना या युद्ध हुआ करते थे ना, उसी को बोलते हैं यार इतिहास में ना, फलाना दिन हमने फलाने राजा ने फलाने से युद्ध करा और इतना जो है नुकसान हुआ, ये जीता वो जीता, कह रहे इसको इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था, क्योंकि युद्ध तो वही लड़ेंगे। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, मतलब किस साल जो है उसका राज्याभिषेक हुआ है, किस साल उसका विवाह हो गया, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कौन सा शासक जो है उस गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, क्योंकि ये किसी एक दिन घटती है ना। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है, क्योंकि भाई अब किसी दिन बच्चा पैदा होगा तो वो एक दिन होगा ना, वो हर दिन तो पैदा हो नहीं सकता। आपका जो बर्थडे आता है वो किसी एक दिन आता है, वो उस साल के या हर साल के हर दिन या हर महीने नहीं आता। ऑब्वियस सी बात है, वो डेट बेशक हर महीने आती होगी, लेकिन बर्थडे तो एक ही दिन आता है। तो कह रहे इस वजह से क्या होता है ना कि इतिहास में डेट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा, यानी कि क्लास 6 और 7 की बात हो रही है यहाँ पर, आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। तो केवल राजाओं के बारे में नहीं, अब वो लोकल लोगों के बारे में भी लिख रहे हैं, आदिवासियों के बारे में भी लिख रहे हैं, है ना। वृतांत भी लिख रहे हैं, यात्रा की, वो कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में लिख रहे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियायतें बनी, नए विचार पनपे, और संस्कृत व समाज जो है किस प्रकार से चेंज हुए। तो ये सारी चीजें इतिहास के अंतर्गत आने लगी। तो ये इतिहास का जो विषय है ना वो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर एक चित्र है, ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, लिप्टन टीज, ये एक चाय की पत्ती का भाई वो है, प्रचार है यहाँ पर, है ना। कॉफी एंड टीज प्रोविजंस, अब इसके बारे में देखो नीचे लिखा हुआ है, विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुए हैं और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। हाँ, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन जो आपने अभी जस्ट ऊपर देखा, इस ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। क्योंकि भाई इस पे देखो घोड़े की तस्वीर बनी है एक, है ना, ब्रिटिश बंदा बैठा हुआ है, तो शाही लोग हो गए। 1922 की तस्वीर है ना। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार अर्थात घोड़े पर बैठा हुआ है ना। राजकुमार आर्थर ये नाम है उसका। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी भी दी गई थी। 1 नंबर का सवाल है भाई आपका। एक तो ये कि रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा है ये आर्थर, और इसको ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी भी दी गई थी। तो 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ बन गया। ठीक है, तो देखो तारीखें इंपॉर्टेंट होगी, ये तो पता चली गया। अब सवाल ये उठता है क्या कौन सी तारीख इंपॉर्टेंट है, क्या हर दिन तारीख इंपॉर्टेंट है, मतलब सारी की सारी डेट्स, जितनी डेट्स आपको दिख रही है, क्या सब डेट याद करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कह रहे हैं कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अपने अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है,
अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप टॉपिक ए पर बात कर रहे हैं और कुछ घटित हो गया टॉपिक बी, मतलब कुछ कांड, अब कांड या कुछ चीजें, तो चेंजेस तो हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं। जैसे रेलवे पर बात की जा रही है, ठीक है, और अचानक जो है प्लेन में कुछ चेंजेस आ गए, है ना, एयरफोर्स में कुछ चेंज आ गए हैं अगर, तो इसकी भी बात शुरू हो जाएगी। अब इसके भी डेट्स चलेंगे ना। अब रेलवे से प्लेन के बीच में तो यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, तो हर दिन रेलवे के बारे में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हर दिन वो बड़े बदलाव नहीं हो रहे। जैसे कुछ बड़ा बदलाव हो जाए कि भाई वंदे भारत जो है ट्रेन बना दी गई है, तो इसके बारे में लिख दिया जाएगा। अब 10 वंदे भारत बना दी गई है, तो उसके बारे में नहीं लिखा जाएगा कि उसके चक्के जो है, उसका सरकमफेरेंस इतना है, वो इतनी स्पीड से चल रही है, ओहो अभी अभी थोड़ी सी रुकी है, अब फिर थोड़ी सी स्पीड में होगी। हर दिन हर समय का नहीं लिखा जा सकता, केवल महत्वपूर्ण या खास घटनाओं के जो डेट्स होती हैं वही इतिहास में तारीखों के नाम पर दर्ज की जाती है। ठीक है, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल से शुरू होते थे। एक नंबर का सवाल है कि भाई पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये इसके शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर के सवाल आपको यहाँ मिल गए कि पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ भारत का? वॉरेन हेस्टिंग, और दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इतने नहीं, पहला और आखिरी, इसके बीच में और भी आए, जैसे हेस्टिंग, वेल्लेजी, बेंटिंग, डलहौजी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव आपको नीचे दिख जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, आगे जा करके। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो पहला व्यक्ति आया, जो आखिरी व्यक्ति आया, इनका शासनकाल कैसे चला, अब बीच में जो लोग आए वो कब आए, कब पद चेंज किया गया, उसने क्या क्या नीतियां अपनाई। अब डेली नीतियां अपनाएगा तो डेली तो नहीं लिखी जाएगी, लेकिन कोई कुछ बड़े डिसीजंस लिए होंगे जिसकी वजह से लोगों में चेंजेस देखने को मिले होंगे। ऐसी ही चीजों को जो है इतिहास में दर्ज किया जाता है। ये देखो, वॉरेन हेस्टिंग जो है 1773 में भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और देखो, ये वो व्यक्ति है जिसकी फोटो है यहाँ पर, है ना, ज्यादा भी नहीं देखना चाहिए, इतना क्या ही किया रहा है इसने, है ना। अब आगे है, इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों को कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास के इन किताबों से इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। हम यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब इन्हीं के बारे में जानते रहो, इन्हीं के बारे में, और कोई नहीं। मतलब आम लोग भी रहते हैं, आम बाजार लगा हुआ है, और भी लोग रह रहे हैं, रानियों के बारे में जानो भाई, है, उसके बारे में मन लगेगा हमारे लोगों को जानने में, लेकिन नहीं, इन्हीं के बारे में जानो, ये कब उठते हैं, कब जाते हैं, कौन सी नीति बनाई, क्या करा, है ना। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। हम पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला ही चैप्टर जो है वो अंग्रेजों के ऊपर ही है कि वो कैसे भारत में आए थे और कैसे व्यापार से सत्ता तक वो पहुंच गए, है ना। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? ये कुछ सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं डेट्स को लेकर के, है ना। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। कह रहे हैं हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना, एक साथ नहीं पढ़ते, हम क्या कहते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं उसको। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे, मतलब कुछ जो है रिलेशन बना रहे, को रिलेशन रहे। ऐसा नहीं कि एक अध्याय कहीं और खत्म हो जाए और दूसरा में एकदम उससे रिलेटेड कुछ भी ना रहे, तो आपके भी दिमाग से निकल जाएगा और इतिहास लिखने वाले के भी, है ना। तो इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवनों के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों की कोई मायने नहीं रखती। ऑब्वियस सी बात है, वो अपना ही आसपास घुमाते रहेंगे तो भारतीय जो लोग हैं भाई वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में वो नहीं लिखेंगे। उनको उनके लिए वहां कोई जगह होती ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा जहां पर आप भारतीयों, उसी वक्त में भारतीय लोग क्या कर रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब यह है कि जब अब
तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए अब नए डेट्स आ जाएंगे और वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मतलब अंग्रेज जो है फलाने तारीख में क्या क्या करना है वो इतिहास में दर्ज किया जा रहा है, तो उसके डेट्स लिखे जा रहे हैं। उसी पर भारतीय जो है वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं वो नहीं लिखवा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो अब क्या करने का काम भाई कि भाई इनकी भी चीजों को लिखो। तो इस एक बुक इनके लिए बनेगी, एक बुक इनके लिए बनेगी। अब दोनों में टाइम सेम चल रहा है। मान लो 1773 के अंदर भाई वॉरेन हेस्टिंग कुछ बना, तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय लोग मर थोड़ी गए थे, वहां भी कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। अब उनके बारे में भी लिखा जाएगा 1773 सेम डेट पे कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। तो कह रहे कि इसी के लिए एक नया खाका, अब एक नया चैप्टर तैयार कर दिया जाएगा और वो पुरानी डेट्स अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी बल्कि नई वाली डेट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब है कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं, ये जो टाइम पीरियड होता है इसको तय कैसे किया जाता है इसकी इसमें बात की जा रही है। तो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक किताब लिखी जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस किताब का नाम पूछा जाता है। किसने लिखा है? जेम्स मिल ने लिखा है, ठीक है। 1817 में स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था ये। अब देखो, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अब नाम से ही पता चल रहा है कि जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन था उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी वो उसके बारे में इस किताब में बता रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को तीन हिस्सों में डिवाइड करा। पहला था हिंदू, दूसरा मुसलमान, तीसरा ब्रिटिश। इसका ये मानना था सिंपल सा कि भैया भारत में सबसे पहले हिंदुओं का राज रहा, फिर मुसलमानों का हो गया और फिर अंग्रेजों का हो गया। जो कि आप एक बात बताओ कि इतना बड़ा भारत है, ठीक है, अब इसमें इसका मानना है कि पूरे में हिंदू का राज रहा, फिर पूरे में ही मुसलमानों का हो गया अचानक, फिर पूरे में ही ब्रिटिशों का हो गया। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। इस कालखंडों को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया था, पर तुम बताओ क्या ये बात सही है? ऑब्वियस सी बात नहीं कि जब धीरे ऐसा तो परिवर्तन होता ही नहीं कभी इतिहास के अंदर, कभी हुआ ही नहीं है और कभी होगा भी नहीं कि अचानक ही सब कुछ बदल जाए। धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, कहीं भी आते हैं। तो मान लो यहाँ पर चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं, सबसे पहले इधर चेंज आया कि यहाँ से हिंदू हटे, यहाँ पर मुसलमान आए। तो भाई हिंदू तो यहाँ भी थे, जिस वक्त यहाँ पर मुसलमान शासन कर रहे थे उसी वक्त एक तरफ हिंदू भी शासन कर रहे थे। फिर कहीं ब्रिटिश भी आ गए। फिर ये धीरे धीरे इनकी किसी का एरिया बढ़ता गया, किसी का घटता गया, किसी का बढ़ता गया, किसी का घटता गया, ऐसे चला है। तो जब ब्रिटिश शासन आखिरी तक भी रहा है ना, उस वक्त भी हिंदू शासक थे और मुसलमान शासक उस वक्त भी थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया था। तो ये जो कालखंड है ना, ये माना नहीं लोगों ने, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश करते क्यों हैं? जैसे कि इसने हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश में करा, पढ़ने में आसानी हो इसलिए। हम एक दौर की खासियत हो उसके केंद्रीय तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि एक दौर, जब हिंदू का दौर चल रहा था उस वक्त क्या खासियत रही है, फिर मुसलमानों का दौर आ गया उस वक्त क्या खासियत रही, फिर अंग्रेजों का आया क्या खासियत रही, है ना। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच क्या बदलाव आए और वो क्या महत्व लेकर के आए थे। पर ये कालखंड इसका ज्यादा लंबा चला नहीं, ठीक है। इसी के जैसे बुद्धियार लोगों ने माना था, इसके अलावा और किसी ने माना नहीं। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। देखो मैं इसकी बुद्धि देखो कि यूरोप के अलावा जो भी बचे, जितने भी एशियाई समाज हैं, एशिया के अंदर जितने भी देश डेवलप हुए पड़े, कह रहे ये सब पीछे। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, लड़ाई लड़ाई, ठीक है, धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलाबाला था। ये उसकी मेंटेलिटी है, इस वजह से उसने इस चीज को ऐसे चेंज किया था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू कर दिया जाए। मतलब इसका ये मानना है कि भाई भारत के अंदर लोगों को कुछ नहीं आता, एकदम ये लोल आदमी है, इनको कुछ पता पुता नहीं है। हाँ, हमारे यूरोप में सब कुछ बढ़िया है, इसी के जो नियम कानून जो वो भारत पर लागू कर दो, तो उससे क्या होगा ना, भारत के लोग जो है वो सभ्य हो जाएंगे। अरे वाह भाई वाह, दुनिया को पहली नगरीय सभ्यता हमने दी है, ये पता ही नहीं था बेचारे को, है ना। मिल ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वाह,
उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति ही नहीं कर सकता। अबे क्या बोला जाए इनको, है सोचो, मेंटेलिटी देखो, सोच देखो यहाँ पर, इसलिए उसने कालखंडों को इस हिसाब से डिवाइड करा था। अभी देखो ये तो व्यक्ति रहा नहीं, तो इसके बारे में बोल के फायदा नहीं है। लेकिन क्या ये बोले इसको कि दुनिया को शिक्षा सबसे पहले हमने दी, विद्यालय विश्वविद्यालय हमने दिए, ये हमें ज्ञान दे रहा है। वो अलग बात है कि अब हमारे जो यहाँ के लोंडे लपाड़े हैं वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, और वो उनको, है ना, हुड़दंगबाजी करने में मजा आता है, वो हमारी गलती है, लेकिन दिया तो भाई हमने ही है ना। आगे देखिए क्या है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। उनका ये मानना है कि भैया कुछ नहीं, 1700 के बाद जो अंग्रेजों ने शासन करना शुरू करा, भाई यही है। इसके इससे पहले तो भारत कुछ था ही नहीं ना, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अंग्रेजों ने क्या जो किया, अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। रोशनी दिखाई ना अंग्रेजों ने हमारे को, है। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बताओ। है, इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहा है लोंडा ये, कि इसका मानना है कि अरे भाई अंग्रेजों ने अंग्रेज जब भारत में आए तो भाई इनको कब्जा कर लो, फिर अंग्रेजी भारत के करता धरता होंगे, कर तो दिया इन्होंने, तभी तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है हमारी, है। बिल्कुल। उससे पहले भाई हमारे यहाँ अंधकार था, मतलब किसी को शासन करना है, मतलब इतने बड़े बड़े राजा, चंद्रगुप्त मौर्य भूल गए, चाणक्य वगैरह को भूल चुके हैं। अब क्या बोले इनको, चलो, हमें तो पढ़ने से मतलब है, लेकिन गलत बात है ये ना। तो ये पूछा जा रहा है कि क्या ये मेंटलिटी ठीक है? तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो क्या इतिहास के दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि पूर्णतः हिंदू रहा हो पूर्णतः मुसलमान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या इन सारे दौरों में कई धर्म एक साथ नहीं चलते थे? वैसी बात है, चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। आप पिछले अध्यायों से और पिछली वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदू धर्म के भी लोग रह रहे हैं, सिख धर्म बन गया, जैन बन गया, बौद्ध धर्म भी बन गया, तो नए नए धर्म भी निकले हैं और राजाओं ने उसको अपनाया भी है। पर ये गधा जो है वो हिंदू मुसलमान में ही अटका रह गया, है ना। हिंदू मुसलमान अंग्रेज। तो कह रहा है अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो देखो, हिंदू मुसलमान ब्रिटिश से चेंज हो गया हमारा, प्राचीन भारत का जो टाइम पीरियड रहा, मध्यकालीन की मध्य का समय कैसा रहा, और आधुनिक काल में कैसा भारत हमारा रहा है। ये एकदम जो है विभाजन बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी वेस्टर्न कल्चर से आई है, यानी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज है जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। ठीक है। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। ये तो हमारा भाई डाउनफॉल चल रहा था हमारे देश का। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, कॉलोनियल एरा या टाइम पीरियड कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या होता है इसके बारे में बता रखा है इस किताब में, आप पढ़ेंगे। देखो ये ना पूरी ही किताब का, यानी कि इस 8th किताब में आप क्या पढ़ने वाले, उसका ओवरव्यू इस चैप्टर के अंदर है। ठीक है। अब कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक होता क्या है, तो कह रहे इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दरबार में अपना शासन स्थापित कर लिया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए कैसे उन्होंने टैक्स जो है वो वसूले, अपनी जरूरतों की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए, उसको बेचने के लिए, ठीक है, महंगी जगहों पर बेचा गया है। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई, इसमें आप नील की खेती सुनेंगे। ठीक है। और इन सारी कोशिशों के कारण जो है क्या क्या बदलाव आए उस समय भारतीय समाज में, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए। ऑब्वियस सी बात है ना, जब एक धर्म या नया धर्म जब किसी एरिया में आता है तो वो चेंजेस जरूर लेकर के आता है, क्योंकि अब तक आपने इतिहास में चीज पढ़ा है ना। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। ठीक है। मतलब दूसरे किसी एक देश का हस्तक्षेप
दूसरे देश पर हो जाना, और उस देश में जिसका हस्तक्षेप जिसने किया है, तो जिस देश पर किया गया है उसमें चेंजेस पहले देश के अकॉर्डिंग अगर आ रहे हैं, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ ऑब्वियस सी बात है, हमारी राजनीति के अंदर, हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अंदर अंग्रेजों का प्रभाव रहा, तो भाई हमारे ऊपर किसका प्रभाव रहा है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे आज भी हमारे संविधान में जो चेंजेस या दिखा है, जो हमारे संविधान आज भी जो बना हुआ है वो हमारा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। उसमें विश्व भर के संविधान को उठा करके उसमें से चीजें ली गई है, तो वो औपनिवेशीकरण इसी चीज को कहा जाता है ना। कहा जा रहा है कि आगे कि लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं करते थे, इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कि हमारे अतीत पर केंद्रित नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरव्यू। अब यहाँ पर एक गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट है। यहाँ पर सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। अब औपनिवेशिक सरकार बोले तो अंग्रेजी सरकार, ठीक है। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को भी जो रिपोर्टें भी मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। तो बंबई से देखो क्या मिला कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची में देखो क्या हुआ, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेशवाद जिसपे डाउट है वो विद्रोही भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम में देखिए क्या है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर तैयार की गई है। तो आप यहाँ पर समझ गए हैं अभी तक में कि किस तरह की डेट जो है वो इंपॉर्टेंट होती है और इन्फ्लुएंस कैसे हो जाता है एक देश दूसरे देश से, और जब राज होता है किसी दूसरे देश का किसी देश पर, तो औपनिवेशीकरण जो है किस प्रकार से होता है ये आपने समझ लिया। तो थोड़ी बहुत चीजें और आगे देखते हैं, वो है अगला एक और पॉइंट कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन भाई जो लोग हैं उसमें जितने सारे लोग हैं मिलकर के क्या करेंगे, एक अभिलेख तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से शासन किया जाएगा। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों की अच्छी तरह से अध्ययन भी करने में उसकी हेल्प होती है, ऑब्वियस सी बात है, और उन पर वाद विवाद जो है डिबेट भी किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अब केवल बोल करके नहीं, बल्कि जो भी शासन जिस प्रकार से किया जाएगा, जो भी नीति बनाई जाएगी उसको लिख करके जो है करना शुरू कर दिया। जिस वजह से भाई लिखित, ऑब्वियस ही बात है, लिख दिया है तो उस पर बाद में वाद विवाद किया जा सकता है। बोला हुआ तो आदमी मुकर जाएगा कि यार मैंने ये थोड़ी बोला था, है ना। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दी कि वहां पर अभिलेख लिखे हैं तो उसको आप क्या करोगे, स्टोर करके रखोगे। तहसील के दफ्तर, जितने कलेक्टर वगैरह है, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके जो है अपने रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। वहां पर जो भी घटना हो रही है उन सभी का रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड रूम में रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखगार यानी कि अकाइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे, है ना, जो कि इंपोर्टेंट दस्तावेज को अलग से वहां पर रखा जाता था। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोटिस, उस टाइम पर जो नोट्स तैयार करे गए थे, जो रिपोर्ट बनाए गए थे, उसको पढ़ सकते हैं। और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव भी देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ क्या था, लिखित था, है ना। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। भाई उसकी फोटोकॉपी बेसिकली कर ली गई। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। ये एक लोग हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, खुशनवीसी। तो वही वो लिखा करते थे इसको, वो माहिर थे लिखने में। खुशनवीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते हैं। आप देखो उस वक्त फोटोकॉपी मशीन तो नहीं बनी थी ना कि उठाया और छाप दिया, तो उसकी बात हो रही है इसमें।
अब देखो यहाँ पर एक अभिलेखागार की फोटो दिखाई गई है जो 1920 के दशक में बनाया गया था, है ना। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे, जिससे वायसराय जो है वो जल्दी ही इसमें पहुंच सके और वो सब कुछ देख सके। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वायसराय के एकदम नजदीक बनाया गया था इसको, है ना। आगे देखिए क्या है कि 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी, प्रिंटिंग भी आ गया, है ना। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की नई नई प्रतियां बनाई जाने लगी, नई नई फोटोकॉपीज जो है वो बनने लगी। अब सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, सर्वेक्षण क्यों जरूरी है और वो इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। अब आपने जो है डॉक्यूमेंट जो है रिटर्न में स्टोर करने शुरू कर दिए, तो इतिहास में लिए गए सभी प्रकार के डिसीजंस, अलग अलग एरिया में किस लोगों ने क्या डिसीजन लिया, उनके ऊपर के अफसरों ने क्या बोला, क्या निर्देश दिए, क्या सुझाव दिए, वो सब आपके पास अगर लिखित है, ऑब्वियस सी बात है, तो आप सर्वेक्षण बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत ही जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाने लगा। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना बहुत ही जरूरी था। बहुत ही बारीकी से काम कर रहे थे ये लोग, है ना। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। देखो अभी तक जनगणना की जाती है, 10 साल में की जाती है ना। तो देखो ये भी अंग्रेजों ने शुरू किया था। अब जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और जो व्यवसाय हैं उनके, वो क्या काम करते हैं, इसके बारे में जानकारी जो इकट्ठा की जाने लगी। अब देखो जानकारी मिल गई तो ऑब्वियस ही बात है, इन्होंने तो चीजों को लिखित रखना जो है शुरू कर दिया था, तो आज तक हमें वो जानकारी मिलती है। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। तो हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना इन्होंने शुरू कर दिया और उसको लिखित रखना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पर सर्वेक्षण काम चल रहा है कैसे, उसकी एक यहाँ पर फोटो दिखा रखी है, ठीक है। फोटो तो आप देख ही सकते हैं आराम से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अधिकृत रिकॉर्ड के बारे में क्या पता नहीं चलता। सॉरी, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। हमारे को रिकॉर्ड से हमें सब कुछ नहीं पता चलता है, कुछ चीजें हमें नहीं भी पता चलती, वो देखो क्या है। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब सब कुछ लिखित हो गया है और संग्रहालय बना दिए गए हैं और वहां पर उसको स्टोर करके भी रखा अच्छे से, तो ऑब्वियस सी बात है भाई सब कुछ पता कर सकते हैं। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी सरकारी जो दस्तावेज है ना। ये देखो एक और फोटो है, यहाँ पर विद्रोह की एक इमेज दिखा रखी है। ये सारी चीजें जो है वो सरकारी रिकॉर्ड है ना। इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, आम नागरिक क्या सोचते हैं ये नहीं पता हमारे को, है ना। सरकारी अफसर क्या सोच रहे हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में है और बाद में वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे, वो उनके ऊपर निर्भर था। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह रही। अब उस वक्त विद्रोह वगैरह हुए, उसका रीजन क्या है वो सरकारी दस्तावेज में थोड़ी लिखे मिलेंगे। सरकारी दस्तावेज में तो यही लिखे मिलेंगे कि जहां पर ये जैसे ये विद्रोह हुआ है 1857 का, अब ये विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमारे को सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा क्योंकि ये आम नागरिकों ने किया था। सरकारी रिकॉर्ड में क्या मिलेगा कि इसको कैसे दबाया गया, है ना, बस वो इसके अंदर मिलेगा, क्या नुकसान हुआ ये लिखेगा। तो इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में पढ़ने वाले हैं। वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे और प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे तो, ठीक है। अब देखो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा, आम लोगों से भी तो पूछना पड़ेगा ना भाई। अगर आपको आम लोगों की बात जाननी है तो सरकारी दस्तावेजों को छोड़ करके आम लोगों में जाओ, तब आपको पता चलेगा कि भाई इनकी क्या वजह रही। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं और उनमें भी कोई कमी नहीं रहती, ऑब्वियस ही बात है भाई, वो भी दबा के मिलते हैं। तो सरकारी रिकॉर्ड भी मिल गए हमारे को, लोगों से बात करी तो फिर नहीं मिल गए, तो इतिहास इतना बड़ा हो जाता है ना। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा सा मुश्किल हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स तो लिख करके एक जगह जो है रख दिए गए हैं। लेकिन भाई आम लोगों की जो चीजें हैं वो तो आपको उनके पास जा करके पूछनी पड़ेगी। अब एक पीढ़ी बैठी है, दो पीढ़ी बैठी है, अब मान लो दो पीढ़ी, किसी के बेटे से आप बात करो, उसका बाप और दादा है ही नहीं, तो वो उनके बारे में बता ही नहीं पाएगा उनके टाइम में क्या घटना होती थी नहीं होती थी। उनके लिए तुम्हें वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे और उनके रिकॉर्ड जो लिखित भी नहीं होते हैं सारे के सारे, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है।
इस लिहाजे से डायरियां, तीर्थ यात्रा और यात्रियों की जो स्मरण है ना, ये महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है बाहर से इस तरह से कलेक्ट की जाती थी। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो अलग अलग प्रकार से लोग आए और उन्होंने लिखना शुरू करा, जिस वजह से लोग जो है कनेक्ट हो पाए, है ना। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। अच्छा, उनका क्या जो अनपढ़ थे भाई, उनके पास तो सब कुछ मौखिक है ना। इनसे हम यह नहीं पता लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव कर रहे होंगे और किस तरह से वो अनुभवों से गुजर रहे होंगे। तो क्योंकि वो तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे, तो वो इतिहास क्या लिखेंगे। तो उनके बारे में तो अगर आपको जानना है तो उनके पास तो मौखिक विषय है, उनसे आप बात करिए, वो बोल करके बताएंगे और आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, है ना। इसलिए इतिहास के सब ज्यादा स्रोत हमारे को सरकारी रिकॉर्ड से मिले, फिर पढ़े लिखे लोगों से मिले, और सबसे कम स्रोत हमारे को इन्हीं लोगों के मिले हैं जो आम नागरिकों में भी बहुत ही ज्यादा आम थे। ठीक है, जैसे आदिवासी, किसान, इनके बारे में हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इनकी जुबानी से मिले हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इन किताबों में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो ये अध्याय यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली बात इसके अंदर ये की गई है कि आप, पहली बात तो ये कि चैप्टर में, इस किताब में, चैप्टर में ही नहीं, इस किताब में आप क्या पढ़ने वाले हैं, पूरी किताब का एक ओवरव्यू दे दिया इसमें। ठीक है, तो डेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है, मतलब आपको बहुत सारी डेट्स मिलेंगी। और जब बहुत सारी डेट्स मिलेंगी तो वो अंग्रेजों के टाइम की भी होगी, वो मुगलों के टाइम पीरियड की भी होगी, और वो उस वक्त जो हिंदू राजा वगैरह होंगे उसके भी टाइम पीरियड की होगी, और आज़ादी तक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, भारत आज़ाद हुआ है ना, तो वहां तक जाएगा, तो सभी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उस वक्त क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और जो आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वो भी यहाँ पर रिलेट होगा। ठीक है, और कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट होती है, किन किन तारीखों को जो है इतिहास में जगह दिया जाता है, किसको नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया गया या नहीं दिया जा सकता, उसके बारे में हमने इस अध्याय में जाना है अभी। तो एक तरह का बेसिकली ओवरव्यू था, कैसे, कब और कहाँ क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, और उम्मीद यही है कि आपको चैप्टर थोड़ा समझ में आया होगा। समझने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था इसके अंदर, बस एक तरह से आप समझ लो कि पूरी किताब का ओवरव्यू रखा हुआ है। तो और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था इसके अंदर कि भाई इतिहास जो है ना वो बड़ा उबाऊ है, लोग ऐसा बोलते भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, डेट से बहुत परेशान है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप जिस विषय को पढ़े ना, आप उस विषय के लिए तैयार हो जाए। पहली बात तो ये हिंदी नहीं इसमें आपको कहानी मिलेगी, इंग्लिश नहीं इसमें इंग्लिश में कहानी मिलेगी या पोएम्स मिलेंगी, ये मैथ नहीं इसमें आपको बैठ कर कुछ सॉल्व करना है, साइंस नहीं है ना। ये इतिहास है, अपने आप में एक विषय है। ठीक है, और बहुत बड़ा विषय है ये। तो इसको समझने के लिए आपको उन टाइम में घूमना पड़ेगा। तो बस घूमेंगे इन्हीं वीडियोस में आपके साथ मिलकर के हम और आप, और सीखेंगे चीज़ों को कि जो कैसे हुई हैं, क्या किया गया था इतिहास में। ठीक है, और बहुत कुछ ऑब्वियस सी बात है अगली वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और आप तैयारी कर रहे हैं अगर एग्ज़ाम की, तो उसके लिए तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और आप अगर क्लास में हैं और आप 8th क्लास में आ गए तो भाई उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक, और आगे भी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा एकदम। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है 8th क्लास की, और इसको हम भाई बहुत जल्दी अंत भी करेंगे इसका। अब बाकी नोट्स वगैरह की भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में बना रखी हैं ऑलरेडी। कमेंट आते हैं कि सर शॉर्ट में नहीं हो सकता क्या, जो क्विक याद हो जाए, तो वीडियोस अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें किताबी लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारी ही बातों को उठा के रखते हैं, और नोट्स में क्या होता है केवल पॉइंट्स टू पॉइंट्स ये चल रही होती हैं। तो मतलब ये चैप्टर अगर आधा घंटा गया, 40 मिनट गया, तो वहाँ पर ये हद मार के 5 मिनट भी नहीं जाता। तो अब सबके ना अपने अपने बेनिफिट्स हैं, नोट्स के अपने टाइम पे अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट मेरी मानो तो आप किताब में से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर सवाल उठते हैं, उन सवालों को थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। ठीक है, तो ठीक है, आप पढ़ने के कुछ ही ये तौर तरीके हैं, फिर इतिहास मज़ेदार लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बोरिंग है। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।